देखिए, मैं मूलतः उज्जैन शहर से हूँ और महाकाल की नगरी से आता हूँ। मेरा जन्म स्थान भी उज्जैन है और मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में रहे और मेरा वही विद्या अध्ययन का केंद्र रहा। वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई और मैंने 1988 से पत्रकारिता में शुरुआत की थी। जो उस यात्रा उस समय एक शौक के तहत शुरू किया था, वो आज मेरा व्यवसाय भी बन गई, मिशन भी बन गया, जुनून बन गया। इस तरीके से आज इतने साल पत्रकारिता को दे दिए। आपने पत्रकारिता को अपना कैरियर क्यों चुना और पत्रकारिता के कुछ खट्टे मीठे अनुभव आप बताइए। देखिए, जब मैं स्टूडेंट था तो कुछ स्कूल की किताब होती थी, उसमें लिखते थे, पुस्तकें निकलती थी स्कूल से वार्षिक पूरी। तो उस समय क्या हमने एक शौकिया लिखना शुरू किया। तो हमारे जो गुरुजन थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम इसको अपना आगे भी बढ़ाए रखिए। तो उस जमाने में धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान हुआ करते थे, कुछ दैनिक नई दुनिया और इस तरह के बड़े अखबार भी थे जिन दिनों मैं पढ़ता था। हमने उसमें पत्र संपादक के नाम, कुछ आर्टिकल्स पर कमेंट, वहां से मैंने इसको शौकिया लिखना शुरू किया। लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि मैं कब उस शौक करते करते मैं 12th पास हुआ, जब तक मैं एक अखबार का ब्यूरो चीफ बन गया। और वो भी 12th पास करते ही। वो दैनिक नव भारत था उसका नाम, जो इंदौर से प्रकाशित होता था। मैं उसका ब्यूरो चीफ हो गया था 92 में। तो वो मेरी मतलब ये कहें कि एक यात्रा की शुरुआत थी और महाकाल का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसके बाद से लगातार तो कैरियर कब बन गया वो मुझे पता नहीं चला। मेरी शुरुआत तो थी शौक। अपने बहुत अर्ली एज में ये आपका अचीवमेंट है। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन, अहम मुद्दा ये है कि एक पत्रकार का मूल काम क्या होना चाहिए? पत्रकारिता में गिरते मूल्यों पर आपका क्या कहना है? देखिए, पत्रकार समाज का एक सबसे विशिष्ट व्यक्ति भी होता है और उसके कंधों पर यह कहें कि उसको जिम्मेदारी दी हुई होती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और इस तरह से करे कि उससे समाज के हित की बात हो। क्योंकि केवल सूचना प्रदान करना ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सूचनाएं तो कई माध्यमों से आ सकती है, लेकिन पत्रकार एक जिम्मेदारी के साथ काम करता है और यदि वो कुछ समाज को देने की स्थिति में है या समाज में कुछ इस तरह का एक आदर्श स्थापित करता है, तो वो वास्तविक अर्थों में पत्रकार है। वरना आप देखिए ना कि आज का जो दौर, जो आप जिस गिरावट की बात कर रहे हैं, वैसे गिरावट पत्रकारिता में नहीं है, गिरावट सभी वर्गों में आई है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो जुडिशरी को, बहुत सारे जिन भी विषयों पर अपन बात करें, राजनीति में तो बहुत गिरावट है। तो गिरावट पूरे कहते हैं ना कि वो पूरा एक समाज में जो हर वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं जब गिरावट आ रही है तभी तो संभलने का समय। और पत्रकार यदि अपने आप को स्थापित करना चाहता है तो उसे मूल अपने उस पर लौटना पड़ेगा। वास्तविक पत्रकारिता वही है कि हम जनता के लिए वफादार हों, हम जनता की आवाज है। जनता ने हमें पद दिया है पत्रकारिता, किसी राजनीतिक घराने ने, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी प्रशासन ने हमें ये पद कतई नहीं दिया, ये हमने स्वयं चुना है। और जब हम चुनते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमें अपने उसको मिशन बना करके और जनता को हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, वो किस तरह से अपडेट रहे, उसे अच्छी चीजें किस तरह से जो सूचनाएं मिले, पॉजिटिव वे कैसे बनाया जा सकता है, इस पे काम करें। नकारात्मक पत्रकारिता नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकार संघ से भी जुड़े हुए, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पत्रकार संघ पत्रकारों को किन सेक्टर के हितों के लिए उठाता है और सहयोग करता है? देखिए, मैं एक लंबे समय से जब से जुड़ा हूँ, मेरे दो उसमें मिशन थे। पत्रकारिता के जो सैद्धांतिक विषय मैंने जब भी बात की तो उन पर की कि पत्रकार की वेतन क्या होनी चाहिए। सबकी पे स्केल होती है, सबके लिए एक आप निर्धारित बना हुआ है कि ये ड्रेस कोड होगा, ये इसके वर्किंग आवर्स होंगे, इतना उसको सैलरी होगी। लेकिन पत्रकार ऐसा है कि वो कितना काम कर रहा है पता नहीं, कितना उसे मिल रहा है कोई नहीं जानता। या तो किसी व्यवसायिक घराने में वो पत्रकारिता में नौकरी कर रहा है, या वो फिर अपने खुद से हाथ पैर चला करके अपनी रोजी रोटी का। तो इसको लेकर के मैंने कई मर्तबा, मतलब हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो जब भी यहाँ जनसंपर्क मंत्री या मुख्यमंत्री होते थे, हम यूनियन की तरफ से जाते थे और उनसे ये कहते थे कि साहब जो बड़े कारपोरेट न्यूज़पेपर हैं उन पर एक सरचार्ज लगाइए, उनको आप जो भी एड देते हैं, क्योंकि वो उनका एक व्यवसाय है। और उससे जो पत्रकार वहाँ वेतनिक रूप से काम कर रहे हैं उनके वेतन की चिंता करिए। श्रम विभाग ये काम में मदद कर सकता है। बड़े ग्रुप में तो ये होना चाहिए, केवल छोटों को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो खुद ही सर्वाइव कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए वो विषय ठीक है। लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों से जो अखबार निकलते हैं
या चैनल से, वो उनसे आप एक सरचार्ज 10-5% भी यदि लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो एक समाज जो उनका नौकरी कर रहा है उसका वो भला कर सकते हैं। तो इस पे काम करना भी चाहिए और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। बीते दिनों हमने पीएमओ में जा करके अपनी बात रखी है। हम वेतन को लेकर के और पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी तक उसमें काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन और जल्दी उसमें हम सफल हो पाएंगे। मुझे लगता है पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में तो सालों से बात हो रही है और वास्तव में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के माहौल में अगर मैंने कोई न्यूज किसी की एंटी अगर फेसबुक पर डाल दी तो डेफिनेटली वो मेरा कोई बिगाड़ने की प्लानिंग करेगा। तो बिल्कुल किसी भी तरह से होता ही है सर। ऐसा है कि आप जब एक पक्ष के लिए लिखते हैं तो दूसरा पक्ष आपका विरोधी हो ही जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष का जब तक समय नहीं आता। अच्छा, आप जब चीजें उद्घाटित करते हैं तो वही चीजें उद्घाटित करेंगे जो पर्दे के पीछे है। जो चीज वो नहीं सामने लाना चाहता वो जब आप सामने ला देते हैं तो जाहिर है कि उसका आक्रोश कहाँ निकलेगा। तो आज भी आप देखिए पिछले कई सालों का यदि हम हिस्ट्री निकाल के देखें तो हजारों पत्रकारों पर हमले हुए, कईयों की मौत हो गई। जो छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो हुआ था वो सबने देखा। एनडीटीवी के एक पत्रकार को क्रूरतम तरीके से मारा गया था। लेकिन जब यूनियन जब आप पूछ रहे थे यूनियन का क्या काम होता है, तो यूनियन इस तरह के घटनाओं पर खड़ी होती है। आज होता क्या है, पत्रकार का कहीं विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, पत्रकार बिरादरी आपस में एक नहीं है, वो अपने अपने चले जाते हैं। यहाँ पर यूनियन की आवश्यकता है। और मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान करना चाहूंगा कि जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून, वो जल्दी से जल्दी इनको सोच के लागू करना चाहिए। सर, हमने मसौदा दिया हुआ है, वहाँ पर विचाराधीन है, लेकिन ये एक साथ यदि सभी राज्यों में हो जाए, केंद्र से हो जाए तो ये कानून बन जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ ने अपने लागू कर दिया था जब उनमें कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में भी पत्रकार सुरक्षा एक्ट आ गया था। 2 राज्यों को यदि छोड़ दें तो अन्य किसी राज्य में इस पर काम ही नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी बहुत कहें कि शैशव अवस्था में ये प्रस्ताव है, लेकिन यदि इसमें काम हो जाता है तो ये सबसे अच्छा निर्णय होगा सरकार का। क्योंकि पत्रकार की सुरक्षा कानून की यदि हम बात करेंगे तो पत्रकारिता में और अच्छे लोग आएंगे। सभी पत्रकारों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक दूसरा जो मुद्दा है वो है पत्रकारों या उनके परिवार में कोई बड़ी ऐसी बीमारी आ गई जिसमें लाखों रुपए की जरूरत है ना। तो पत्रकार बीमा अभी जो होता है वो 4 लाख का होता है। जी हाँ। लेकिन मैंने ये पता किया कि कैंसर और बहुत से ऐसे जो जटिल रोग है उसमें डॉक्टर से मैंने पूछा, बोले 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो इस संबंध में भी हमें सरकार से बात करनी चाहिए कि कम से कम पत्रकारों का बीमा 10 लाख का तो होना चाहिए उस हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं सुवालका जी। इस पर मध्य प्रदेश में हमने पहल की थी। जब ये 4 लाख का बीमा था उसी समय हम शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में हमने एक पत्र उनको सौंपा था हमारी यूनियन की तरफ से, और हमने उसको 10 लाख रुपए करने की मांग रखी थी। लेकिन वहां से अधिकारियों की ये सफाई आई कि साहब फिर इनको प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो वो चूंकि सरकार को एक प्रीमियम का पार्ट देना होता है और एक पार्ट पत्रकार से लिया जाता है। नहीं, पत्रकार भी प्रीमियम दे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और सरकार भी दे, लेकिन वो एक काम तो हो जाएगा। वो जब उसकी राशि बढ़ेगी तो उसी रेशो में आपको प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ती है। तो अभी मैंने जो मतलब हम लोग जो साथियों ने मिलकर के एक प्रस्ताव अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी को दिया है, उसमें ये कहा है कि साहब ऐसा करिए कि कई राज्यों में सरकार पूरा अधिमान्य पत्रकारों का वही पे करती है प्रीमियम। तो उत्तर प्रदेश से हम इस आदेश को मंगा लें और वहाँ पर अधिमान्य पत्रकारों का पूरा जो बीमे का राशि है वो सरकार अपनी तरफ से वहन करे। क्योंकि इसमें आप देखिए कि अब जब हम किसानों के लिए इतना पैसा बांट रहे हैं, लाडली लक्ष्मी के लिए बांट रहे हैं, तो पत्रकार भी तो एक आपकी वो बातें जो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है और फील्ड में पूरे टाइम होता है। 24/7 एक ही व्यक्ति काम करता है, वो जर्नलिस्ट होता है। और देखा जाए तो पत्रकार अधिकतर जो है वो सरकार को ही सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल के साथ ही रहते हैं वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसको सरकार को प्रमोट करने का काम करते हैं। सरकार बना पत्रकार के अपनी सूचनाएं जनता तक कैसे पहुंचाएंगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार की जो असली ब्रांडिंग करते हैं वो पत्रकार ही करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई हम लोग ही वो माध्यम है और हम तो हमारी कब रात होती कब दिन होता पता ही नहीं चलता। आप देखिए कोई भी चैनल या अखबार है रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करते हैं। ऐसा कौन सा? मैं तो दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतना बड़ा जनसंपर्क विभाग है तो सरकार को पत्रकारों का सपोर्ट चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, इसलिए वो खोला हुआ है। वो इसीलिए है। और आज सरकार का सबसे बड़ा जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो पत्रकार है। हम लोग ही, हम ही उनके कान आंख नाक जिसको कहते हैं,
वो हम ही लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारी बात जो आज हो रही है वो सरकार तक पहुंचेगी जी। और आप भी उसको और आगे पहुंचाने की बिल्कुल। कोशिश करें। जी हाँ। अच्छा, दूसरा एक और मुद्दा जो पत्रकारों से बातचीत करके समझ में आया कि 65 और 70 साल की एज में जो सम्मान निधि मिल रही है वो अभी 20,000 रुपए है। जी हाँ। उसकी क्या वैल्यू? चपड़ा से भी है, गवर्नमेंट से जो रिटायर्ड होता है उसको मैंने पता कि अभी 40,000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो कम से कम 40-50 हजार रुपए तो जो पत्रकार 20 साल से अधिमानी पत्रकार, 15 साल से अधिमानी पत्रकार है। देखिए, इसमें एक छोटा सा संशोधन करने के लिए भी हमने एक मांग रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि एज के हिसाब से इसकी जो सम्मान निधि है उसमें एज का ध्यान रखा जाए। यदि वो व्यक्ति 60 साल के बाद आप दे रहे हैं तो उसे तो 20,000 या 20,000 तक चलिए मान भी लेते हैं कि उसकी आवश्यकता, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है जो 70 का हो गया उसको तो 50,000 उसको करना ही पड़ेंगे। कारण ये है, मैंने कहा ना, हम फिर से उसी बात पर आते हैं। सरकार ये कह रही थी कि हमारे पास कोई मद नहीं है, कोई बजट नहीं है इसके लिए अलग से। तो मेरा फिर वही कहना है कि जो बजट नहीं हो तो पैसा होता है ना सरकार के पास, तो बस उसको आप यूटिलाइज करो। वो यूटिलाइज, क्योंकि क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी इस कदर से हावी है कि वे उनको सही रास्ते पे सही तरीका बता नहीं पा रहे हैं। और इसलिए सरकार ये काम चाह करके भी, सरकार कल्याणकारी है, सरकार का काम पूरी तरह से कल्याण करना है। और मैं नहीं समझता कि पत्रकारों से कोई परहेज होना चाहिए सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में कोई पेंच लगा देती है। ये 20,000 होने के पीछे भी बड़ी लंबी दास्तान है, यहाँ तक भी नहीं पहुंच रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव पर जो घोषणा कर दी थी तो उसका पालन हो गया, वरना ये 10,000 से ऊपर बढ़ी नहीं थी। लेकिन आज 20,000 की कोई वैल्यू नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बढ़ना चाहिए। और इस तरह का प्रस्ताव विचार में भी है, आना भी चाहिए। कम से कम 30,000 तो होना ही चाहिए। मेरा एक अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के असली मुद्दे क्या है और क्यों है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में एक तो ये देश का ऐसा हृदय प्रदेश है, ऐसे स्थान पर है जहाँ न प्राकृतिक आपदा होती है, न कोई मौसम की मार। अलग अलग सब मौसम आते हैं इस शहर में, इस राज्य में। और यहाँ जो शहर है, जो बसे हुए हैं, वो सब विकसित शहर कहने हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ सारी उपार्जन की क्षमताएं बहुत है। यहाँ सब चीजें उत्पादित हो सकती हैं। यहाँ पे गेहूं भी है, चावल भी है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं। मैं समझता हूँ कि देश में इतना सुरक्षित और ऐतिहासिक और जिसमें धार्मिक महत्व भी देखिए आप, मतलब दुनिया का कोई आदमी महाकाल मंदिर के दर्शन करने यदि आता है तो उज्जैन आता है, तो आपके पास पर्यटन भी पर्याप्त है, आपके पास झीलें हैं, खूबसूरत शहर है, बढ़िया वातावरण है। तो बस ये है कि सरकार को उनको किस ढंग से इंकेश करना चाहिए, किस तरीके से हम पर्यटकों को आकर्षित करें, उन्हें यहाँ बुलाएं। और उद्योग धंधों पर जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि यदि उद्योग धंधों में हम लोग कहीं सफल हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो बच्चे युवा हैं वो पलायन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में सारी सुविधाएं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, ये जगह ऐतिहासिक धरोहर है। और अब तो ये मान के चलिए आप कि यदि देश में कहीं बात होती है तो वो ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो सबसे सुखद, समृद्ध और विकसित राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे सीएम साहब हैं, यादव साहब, तो उन्होंने जो ये इन्वेस्टर्स मीट अलग अलग जगह जो किया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मेरे को लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट इस बार आया उतना पहले कभी नहीं आया। वो देखिए, आप जब क्षेत्रीयता के साथ चलते हैं, जैसे संभागों में उन्होंने मीटिंग की, तो संभाग से मीटिंग करने का उनका ये मकसद रहा कि जैसे इंदौर संभाग में अलग आएंगे, उज्जैन संभाग, और ये तरीका हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल से चले तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अब जो आने वाला समय है वो इंडस्ट्री का ही है। और मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के, मतलब ये कहते हैं हम टेक ऑफ की स्थिति में है, इंडस्ट्री अच्छी आ रही है। अच्छा, एक मेरा ऐसा मानना है कि युवा पत्रकारों के लिए आपका क्या संदेश है, और क्या मीडिया उद्यमिता, आजकल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप हो गई है, क्योंकि दुबई में ये मान के लोग अलग से उन्होंने एक मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी के नाम से डेवलप किया हुआ है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। तो आपका क्या मानना है कि इसमें गवर्नमेंट को मीडिया क्रिएटर्स, मीडिया जो डिजिटल मीडिया स्पेशली है, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और उनको सहायता देनी चाहिए कि कोई 1 करोड़ का स्टूडियो लगाना चाहे तो उसको ठीक है 5 लाख रुपए लगा ले, 95 लाख का उसको लोन बहुत इजीली मिल जाए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। दरअसल क्या है कि ये जो डिजिटल का दौर आया है, इसमें सबसे ज्यादा यदि उपयोग किया जाता है तो मीडिया का, और सरकार बनाने या सरकार के जो उद्देश्य और उसके जो काम है, जो कल्याणकारी कार्य, वो इसी माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं। तो सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहिए
अभी उनकी पॉलिसी है लेकिन उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो ला रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर्स भी ला रहे हैं, लेकिन उनका क्या काम होना चाहिए, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इसमें मतलब जब नया व्यक्ति आता है, नया युवा आता है, तो वो किस तरह से सरकार से मदद भी ले सके और अपने आपकी जो प्रतिभा है वो उसका उसमें प्रदर्शन करे। और मतलब ये डिजिटल युग है, तो डिजिटल दौर में यदि पत्रकार का डिजिटल यदि वो नहीं बढ़ेगा, अब देखिए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक का अपना समय था और अभी भी है, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये डिजिटल का एक तेजी से बढ़ा है, सरकार इस पर ध्यान जरूर दे रही है, लेकिन एक पॉलिसी चाहिए। जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर्स डिग्री डिजिटल जर्नलिज्म में चालू हुई है। जी हाँ, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस है। या माखनलाल में भी बहुत पहले मैं उसका विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा हूँ, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखा कि लोग सबसे पहले आजकल एमए डिजिटल में इंटरेस्ट लेते हैं। सर देखिए ना, अब सब कुछ सिमट के मोबाइल पर आ गया है, इंटरनेट पर आ गया है। वो जमाने गए जब लोग केवल न्यूज़पेपर में आज दी हुई खबर 2 दिन बाद तक देखते थे, जो दिल्ली जाती थी। अब विद इन ए सेकंड हम टिप्स पर हैं, हम एक थंब पे पूरा देश, पूरी दुनिया को हम कुछ भी, जो अच्छी चीजें हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, कुछ गलत चीजें भी आती है मार्केट में, वायरल भी गलत होता है फिर। लेकिन वही जिम्मेदारी का काम जो नया मीडिया कर रहा है, जो डिजिटल मीडिया जिसको क्रांति है ये, तो इस क्रांति के दौर में यदि अच्छे लोग तैयार होंगे तो मैं समझता हूँ ये सूचना के जो क्रांतिकारी जो डिसीजन है, इसका सरकार को भी लाभ मिलेगा और समाज भी इससे लाभान्वित होगा। अच्छा, एक और जो चिंता का विषय है वो है राजनीति के गिरते स्तर के बारे में, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अब राजनीति क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों होना नहीं चाहिए? हाँ, देखिए राजनीति, अब यदि बात करें तो भारत की आजादी से लेके आज तक दिन प्रतिदिन जो स्थितियां गुजर रही हैं, जो पहले तो क्या चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, जब चुनाव महंगे होंगे तो बेईमानियां करेंगे। जो लोग चुन करके आते हैं वो पहले अपनी जो जैसे कि ना इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मैं इसका शुरू से विरोधी रहा हूं कि जब विधायक, सांसद, जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो वेतन क्यों लेते हैं, उन्हें वेतन पेंशन छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आप सेवा के लिए आए इस व्यवसाय में, आपको सुविधाएं तब तक मिलेंगी जब तक आप पद पर हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी सांसद, विधायक, वो पद पर है, सुविधाएं का उपभोग करें, वाहन की सुविधा, प्लेन की सुविधा सब लीजिए, स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन आप यदि सेवा करने आए तो आप वेतन पे बात मत करिए, हम वतन से जुड़े। न्यूज़पेपर्स में भी सभी में उठाया गया कि सरपंच से लेके जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब सेवा है। जब आप वतन की सेवा करने आए तो वेतन की सेवा क्यों मांग रहे हैं? जब आप वतन से बड़ा वेतन तो नहीं होता ना। वास्तव में ये मुद्दा इस पर हमने, चूंकि मैंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था बहुत पहले, जब ये अपने वेतन बढ़ाया करते थे, तो हम कुछ युवा साथियों ने एक टोली बनाई और हमने पत्र लिखे, प्रधानमंत्री को लिखे, राष्ट्रपति को पत्र भेजे कि आप इनके वेतन, भाई क्यों वेतन होना चाहिए। वो वेतन जब बढ़ता है उसके खर्चे बढ़ते हैं, उनके भत्ते बढ़ते हैं। फिर होता क्या है कि वो जब चुनाव लड़ते हैं तो वो महंगा हो जाता है। पहले एक सांसद का चुनाव 25-50 हजार में लड़ा जाता था, अब 50 करोड़ से ऊपर का उनका रेट होता है। फिर वो वसूलते हैं, जनता के जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, फिर उनसे रिश्वतखोरी होती है। जो समाज में विद्रूपताएं आ रही है उसमें राजनीति का वो गिरता स्तर जो महंगा हो गया है, जो बेईमानी से शराब हो रहे, वो हमको देखने को मिलता है। वो नई पीढ़ी क्या देखेगी? जो सेवा करना चाहे वही इसमें है। देखिए आप महात्मा गांधी जी को याद करिए, उन्होंने तो अपनी बैरिस्टरी छोड़ी और एक सिंगल वस्त्र में आ गए कि मेरे देश की जनता को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने अपने वो कपड़े को उतार दिए जिनके उनकी पहचान थी। वो बैरिस्टर की पहचान छोड़ करके वो महात्मा गांधी की लाठी लेके चल पड़े और उन्होंने जीवन भर वस्त्रों को ग्रहण नहीं किया। जब वो व्यक्ति कोई गार्ड, बॉडी गार्ड भी रख सकते थे, इतने लंबे लंबे वाहन के काफिले भी रख, वो सब हमारा पैसा है, वो सब खर्च हो रहा है और गलत जगह हो रहा है, और इनको बड़े बड़े वेतन देने की क्या आवश्यकता है? जब आप जनसेवा के लिए आए तो जनसेवा करिए, खूब शौक से करिए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि आपके कुछ इंटरेस्ट और हॉबीज होंगी, तो वो क्या है और उसके लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए मेरे कुछ ज्यादा ऐसे तो शौक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं देव दर्शन का बड़ा वो पर्यटन का शौक रखता हूँ, और कुछ ऐसी अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना है ना। और मेरे एक लेखन का शौक है, तो लेखन का शौक तो मैं अपना पूरी तरह से रोज नियमित एक मेरा 4-6 पन्नों का अपना आज भी हाथ से लिखता हूँ। हालांकि जमाना मोबाइल का और इंटरनेट का है, लेकिन हाथ से लिखने का ये रहता है कि आपको जो चीजें आपके विचार में आती है, हाँ आपका ये, इसीलिए देख करके मैंने कहा कि हाथ से लिखना छूट गया है। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो लोग हाथ से ही लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे अंगूठे का चलन है, हम पढ़े लिखे लेकिन अंगूठा चलाते हैं। तो ये एक अलग सी चीज है, लेकिन फिर भी जो लेखन पढ़ने का शौक है, जो घूमने का है, वो ईश्वर की कृपा से पूरा हो रहा है।
आप जैसे मित्रों भाई लोगों का आशीर्वाद भी चल रहा है। और कोई पेंटिंग करते हैं या कोई ऐसा गाना नहीं, गाते हैं? हाँ गीत संगीत तो क्योंकि मैंने तबले में भी म्यूज किया है तो संगीत मेरा शौक है, लेकिन मैंने कभी गाना वगैरह नहीं गाया। गाना नहीं। हाँ लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन आप कुछ स्वतंत्रता दिवस ही है कल, तो उसपे कुछ बोले या गाए तो अच्छा लगेगा। देखिए फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमसे बहुत अच्छी बातचीत की। बहुत धन्यवाद। आशा है आप और